गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों ने जो अकाउंटिंग का टॉपिक है तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट जो वीडियो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक करवाया था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट, और हमने कहा था कि वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया और दोबारा उसको रिवाइंड किया तो मैंने ये पाया कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा लास्ट टॉपिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं आ पाया। तो मैं उस टॉपिक को एक बार आपके सामने दोबारा करवा रहा हूँ। तो देखो, आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये कंप्लीट नहीं आ पाया था, दोबारा रिवाइंड करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान से समझिए। देखो बेटा, सबसे पहले तो हमारे पास पॉइंट आता है कि व्हाट डू मीन बाय क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि देयर आर लोड्स ऑफ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग आल्सो हैव मैनी टाइप ऑफ लिमिटेशंस। अकाउंटिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन अकाउंटिंग की काफ़ी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अकाउंटिंग इज बेनिफिशियल ऑन वन एंड एंड ऑन अदर हैंड इट हैव सम लिमिटेशन। तो वी शुड अडॉप्ट द अकाउंटिंग वर्क और नो, हमें अकाउंटिंग वर्क को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अब बात आती है कि भाई अकाउंटिंग बेनिफिशियल से अकाउंटिंग करना चाहिए, लेकिन इसकी लिमिटेशंस के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहते हैं कि इफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। यानी कि अगर हम अकाउंटिंग में कुछ बातों को और इंक्लूड कर लें तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में भी अवॉइडेड, हम लोग अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए उनको हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। देखो, स्टार्टिंग में याद कीजिए, हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था अकाउंटिंग और उसके बाद पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है दोज फीचर्स विच आर प्रेजेंटेड इन अकाउंटिंग, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है दोज फीचर्स विच इज एक्सपेक्ट टू बी प्रेजेंटेड इन अकाउंटिंग, जिसको हम उम्मीद करते हैं कि अकाउंटिंग में होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, विच फीचर्स शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग। तो देखो, अकाउंटिंग की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दैट इज रिलायबिलिटी। देखो बेटा, फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस ट्रस्टवर्दी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विच कैन इजीली बी बिलीव, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। देखो, वन थिंग इज सेड अबाउट अकाउंटिंग दैट अकाउंटिंग इज अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस में एक बात कही जाती है कि अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग्स के द्वारा अफेक्टेड होती है। एन अकाउंटेंट कैन मैनिपुलेट द अकाउंट्स एज पर हिज ओन रिक्वायरमेंट। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटेंट होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को मैनिपुलेट कर देता है, चेंज कर देता है। देयरफॉर एवरीवन कांट बिलीव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस इजली, इसलिए हर बंदा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के ऊपर आसानी से बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता। तो अब बात आती है कि हाउ दिस लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग कैन बी अवॉइडेड। भाई सीधी सी बात है, अभी तक हम लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर नॉट रिलायबल बिकॉज इट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द अकाउंटेंट। लेकिन अब बात आती है कि हमें अकाउंटिंग में रिलायबिलिटी लानी है। ठीक है, वी शुड ब्रिंग द रिलायबिलिटी इन अकाउंटिंग। कैसे? हाउ दिस रिलायबिलिटी कैन बी ब्रिंग, हाउ दिस रिलायबिलिटी कैन बी इंक्लूडेड। तो इसका सीधा सा तरीका है कि each and every transaction which are recorded in books of account should be supported by a well written document। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है
वो किसी न किसी रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। मैं अगर मान लो आज मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने आपसे पूछा, आपने मुझसे पूछा कि सर ये मोबाइल कितने का लिया, मैंने आपको कहा कि दिस मोबाइल कॉस्ट ₹20,000, 20,000 रुपये का मोबाइल है। आपने कहा नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसे मोबाइल तो मार्केट में 5-5 हज़ार रुपये में मिलते हैं। आपने मेरी रिलायबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है। अब बात आती है कि मैं किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को के ऊपर आपको बिलीव दिलवा सकता हूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं। तो इसका सीधा सा तरीका है कि इफ आई हैव द बिल ऑफ दैट मोबाइल, अगर मेरे पास उस मोबाइल का बिल है तो मैं आपके सामने वो बिल प्रेजेंट कर दूंगा कि भाई ये देखो मैंने ये मोबाइल आज से 2 महीने पहले इस दुकान से 20,000 रुपये में खरीदा था, आप जाकर वहां से इंक्वायरी कर सकते हो। Whenever I will show you the bill, you will believe me। जैसे ही मैंने आपको बिल दिखाया, आप मेरी बात के ऊपर बिलीव कर लोगे कि भाई बेशक से आज की डेट में वो मोबाइल 5,000 का हो या 2,000 का हो, लेकिन सर ने ये मोबाइल कितने में खरीदा था, 20 में खरीदा था। ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। तो अब आप इस पॉइंट में क्या लिखेंगे कि रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्टवर्थी। रिलायबिलिटी मीन्स ट्रस्टवर्थी। Accounting informations should be reliable, या those informations which are derived from accounting should be reliable. For the reliability of accounting informations, each and every transaction which are recorded in books of account should be supported by a well written document. यानी कि for the reliability of accounting information, accounting informations की reliability के लिए each and every transaction should be supported by a well written document। हर एक ट्रांजेक्शन एक well written document के द्वारा supported। ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज रिलीवियंस। देखो बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस में सेकेंड जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज रिलीवियंस। What do you mean by relevance? Relevance का मतलब क्या होता है? देखो relevance means according to our purpose। According to our purpose, हमारे purpose के according होना। देखो accounting information should be according to our purpose। If the informations are not according to our purpose, they will be of no use for us। देखो कोई भी चीज जो हम रिसीव करते हैं वो हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वो चीज़ हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो चीज़ हमारे लिए यूजेबल नहीं होगी। सीधा सा एग्जांपल है, आप लोगों को फीवर हुआ है, ठीक है, मान लो किसी को भी फीवर हो गया, हमें पैरासीटामोल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मान लो हम केमिस्ट के पास गए और वो हमें मैक्टल्स पास देता है जो पेट दर्द में काम करती है, तो क्या वो मेडिसिन हमारे फीवर को कवर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, फीवर को ठीक नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेडिसिन हमें मिली दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस, दैट देयरफॉर इट विल बी ऑफ नो यूज फॉर अस। ठीक है। तो इन द सेम वे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस। इफ द इंफॉर्मेशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस दे विल बी ऑफ नो यूज फॉर अस। सीधा सा एग्जांपल है, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस का मैनेजर है, वो एक्सपेक्ट करना, वो ये फोरकास्ट करना चाहता है, अनुमान लगाना चाहता है कि हाउ मच सेल्स विल बी ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमारे बिजनेस की सेल कितने की होगी। एंड फॉर एस्टिमेटिंग द करंट ईयर सेल ही नीड द डाटास रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर सेल्स। करंट ईयर सेल को एस्टिमेट करने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए उसको प्रीवियस ईयर सेल के डाटा चाहिए। क्या चाहिए? प्रीवियस ईयर सेल्स के डाटा। ठीक है। उसको ये चाहिए कि प्रीवियस ईयर में हमारे बिजनेस की सेल कितने की थी। बट द सेल्स डिपार्टमेंट या जो अकाउंटेंट है ही इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू परचेज, वो उसको परचेज के रिगार्डिंग डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ परचेज डाटा द सेल्स कांट बी फोरकास्टेड। परचेज के डाटा के बिहाफ के ऊपर सेल्स को फोरकास्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। इट मींस जिस पर्पस के लिए आपको डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशंस चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट पर्पस। इफ द इंफॉर्मेशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू दैट पर्पस दे विल बी ऑफ नो यूज फॉर अस। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? रिलीवेंस। इसमें आप लिखेंगे रिलीवेंस मींस अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस।
भाई रिलेवेंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस शुड बी अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस शुड बी अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इफ द इंफॉर्मेशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू अवर पर्पस दे विल बी ऑफ नो यूज फॉर अस। ठीक है, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग नहीं है दे विल बी ऑफ नो यूज। एक एग्जांपल भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वी वांट टू प्रेडिकेट द सेल्स फॉर फ्यूचर एंड इफ वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू परचेज दैट विल बी ऑफ नो यूज फॉर अस। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कंपेरेबिलिटी। देखिए डियर, अकाउंटिंग की जो थर्ड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कंपेरेबिलिटी। व्हाट डू मीन बाय कंपेरेबिलिटी? कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, कंपेरेबिलिटी मींस इजी टू कंपेयर, जिसको आसानी से कंपेयर किया जा सके। देखो, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दिस पॉइंट दैट एवरी बिजनेस फर्म वांट टू मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स बिजनेस रिजल्ट विद इट्स पास्ट ईयर रिजल्ट्स और विद अदर फर्म्स रिजल्ट्स। हर बिजनेस फर्म अपने बिजनेस रिजल्ट का कंपैरिजन अपने ही पास्ट ईयर रिजल्ट से और अदर फर्म रिजल्ट से करना चाहता है। ठीक है, बिकॉज दिस कंपैरेटिव स्टडी इनेबल्स द बिजनेसमैन टू नो दैट वेदर इट इज प्रोग्रेसिंग और नॉट, whether his current performance is better than the past performance। यानी कि देखो, कंपैरिजन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो कोई भी बिजनेस फर्म अपने पास्ट रिजल्ट से अपने बिजनेस रिजल्ट का कंपैरिजन करती है सो दैट इट मे जज वेदर इन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इट इज प्रोग्रेसिंग और नॉट। एंड सेकेंडली, ए बिजनेस फर्म कंपेयर इट्स बिजनेस रिजल्ट विद अदर फर्म्स रिजल्ट टू जज इट्स ओन एफिशिएंसी। मतलब कि एक तो हम क्या करते हैं, पास्ट ईयर रिजल्ट से कंपैरिजन करते हैं ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को एसेटेन कर सके, और सेकेंडली दूसरी फर्मों से अपने आप को कंपेयर करते हैं अपनी एफिशिएंसी को चेकआउट करने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। इट शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट ए बिजनेस फर्म कैन मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स बिजनेस रिजल्ट विद इट्स ओन पास्ट ईयर रिजल्ट और विद अदर फर्म्स रिजल्ट। Accounting information should be presented in such a way that a business firm can make a comparative study of its business result with its own past year result and with other firms' result. Clear? ठीक. And last point is that understandability. अंडरस्टैंडेबिलिटी। देखो बेटा, हम लोगों ने अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस थी उन्हीं लिमिटेशंस में एक पॉइंट ये भी पढ़ा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर नॉट अंडरस्टैंडेबल। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर नॉट अंडरस्टैंडेबल, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को समझना आसान नहीं, ठीक है, because accounting have its own principle, its own method of recording the transaction. Therefore, it is not easy for everyone to understand the accounting informations. इसलिए हर एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सके। Therefore, it is said in the qualitative characteristics of accounting that accounting should be presented in such a way that everyone can understand it easily. Because if the accounting information will not be understandable, they will be of no use for us. अगर मान लो आपने अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, अगर आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस वे में प्रेजेंट किया कि किसी भी बंदे के लिए उसको समझना आसान नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इट विल बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल, it should be presented in a simple way so that everyone can understand it easily, ताकि हर एक बंदा उसको आसानी से समझ सके। ठीक है बेटा, तो these are some qualitative characteristics of accounting। तो देखो बेटा, ये हमारे अकाउंटिंग की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अकाउंटिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है बेटा, अच्छा
अब देखो बेटा, ये कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स चल रहे थे। फर्स्ट चैप्टर भी हमारा थ्योरेटिकल है, सेकंड चैप्टर भी हमारा थ्योरेटिकल है। हमारा थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर में जब तक फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो, बोरियत फील होती है। तो इसलिए फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट ए प्रैक्टिकल चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, और वो हमारी बुक का 6th चैप्टर। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों ने बुक्स का अरेंजमेंट किया होगा। डीके गोयल की जो बुक मैंने प्रेफर की थी, इवन अगर डीके गोयल ना हो तो किसी भी अदर राइटर की बुक आप आस पड़ोस में से या किसी फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से अरेंज कीजिए। लेकिन फिर भी हो सकता है कि इस प्रकार की सिचुएशन में हमारे लिए एट प्रेजेंट बुक्स का अरेंजमेंट करना थोड़ा टिपिकल है। तो जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर करते हैं तो उसमें जो इलिस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सामने होने चाहिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको 2 क्वेश्चंस की फ़ोटो व्हाट्सअप करूँगा, ठीक है। आपको उन दोनों क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, चाहे रफ कॉपी में। फ़िलहाल जो क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा उसको आपको रफ कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए। हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको पोस्ट करूँगा, जिनको आपको घर पे होमवर्क के रूप में सॉल्व करके देना है, ठीक है बेटा। आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस की फ़ोटो या क्लिप भेज रहा हूँ। आप उनको अपनी रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो क्लास आपको मिले तो उसमें हम उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस।